गाज़ा आपका राब्ता कैसे हुआ? गाजा के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त अराउंड 16,000 एम्प्यूटीज हैं। सिदरा जॉर्डन रेफ्यूजी कैंप के अंदर आई हुई थी। सिदरा की मदर से ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको हम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोस्थेटिक देंगे, लेकिन जब वो वहाँ पे आई तो उनको एक डम प्रोस्थेटिक दिया गया, नॉन फंक्शनल। लेकिन उसकी मदर ने उनको कहा कि मैंने अपनी बेटी से प्रॉमिस किया था कि मैं इसको तब तक नहीं लेके जाऊंगी वापस जब तक इसके पास कुछ ऐसा ना आ जाए जिससे वो अपने काम कर सके। उन्होंने ढूंढा और हम उनको मिले, मेजरमेंट्स कैसे लेंगे, कैसे फिटिंग्स होंगी, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। चैलेंज आ गया कि अब हम इसको भेजें कैसे, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें लाना भी बहुत मुश्किल है और यहाँ से भेजना भी बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब वो इतनी हाई टेक हो, उसके अंदर बैटरीज इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर सेंसर्स इन्वॉल्व हैं। इसको फर्दर हम डिले नहीं करना चाहते थे। आसान हल यही लगा कि मैं इसको बैग में डालूं और खुद ले जाऊं। सिदरा और हिब्बतुल्लाह दोनों जब उन बच्चों को लिम्स लगे हुए थे तो था तो वो एक आर्टिफिशियल लिम ही सिलिकॉन ग्लव के साथ की जो मदर्स हैं उन्होंने हाथ उनका ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे उनका कोई असली हाथ हो, और वो उनकी फिंगर्स को भी वैसे ही फील कर रहे थे जैसे एक असली हाथ हो। तो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश थे वो लोग जब उनको ये पता चला कि पाकिस्तान से आया है। सो दे वर वेरी प्राउड कि अच्छा ये पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी आई है। तो वो खुद मेरे साथ आके खड़ी हुई, फिर उसने हार्ट शेप बना के अपनी मदर को बोला कि मुझे पिक्चर लेनी है इनके साथ। पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा है। लेट्स सपोज हम 3D प्रिंटर प्रोटोटाइपिंग के लिए जब यूज करते हैं तो वो इम्पोर्ट करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, और वही चीज अगर आप किसी और मुल्क में जाएं तो शायद प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी उसको यूज कर रहे हो और जो आप नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंज भी और बेवकूफ़ी भी तो है ना हमारी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं बिला मुबालगा कहूँ तो ये हम सब का कफ़ारा अदा कर रहे हैं। और हम जब गज़ा से आने वाले मनाज़िर को देख कर रोते हैं, कुढ़ते हैं, तो यकीनन उस वक़्त ये एहसास होता है कि क़यामत के दिन खुदा हमें माफ़ करेगा कि हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा था और हम देख रहे थे, बेबस थे। और लेकिन हमारे दरमियान ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो साहिबान इक़्तिदार हैं, जिनको खुदा ने ज़मीन पे इक़्तिदार दिया है, ताकत दी है, वो भी बेइज़्ज़ती का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। तो अब हम करें क्या? तो इसी सोच के दौरान हमारे सामने रॉयटर्स की खबर आती है जो अरीबा शाहिद ने की, और अरब न्यूज़ में भी तज़किरा हुआ अनस नियाज़ी का। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इबाद अहमद हमारे आज के को-होस्ट हैं। पहले तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ आपको देख के, और हम लोग जो है वो सूफ़ी लोग हैं, और सूफिया में एक बात कही जाती है कि अल्लाह के वली वो होते हैं जो लोगों का दर्द दूर करें और लोगों की फलाह के लिए कुछ कोशिश हो, दाद रसी करें। आप तो जिन लोगों के लिए इस वक्त काम कर रहे हैं उनके लिए काम करना सभी इंसानों की ख्वाहिश है, जो कि इंसान होने की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। ज़ाहिर है कि हम देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर बहुत से इंसान ऐसे हैं कि जिनके जज्बात, एहसासात, नज़रियात ऐसे होते हैं कि जो दीगर अक़वाम को डिह्यूमनाइज़ कर रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल से उनको तो इंसान होने की तारीफ़ पर हमें कबूल नहीं करना चाहिए। आपने जो गज़ा के हवाले से अभी रिसेंटली काम किया, और जो स्टोरी में हमने पढ़ा कि वहाँ पर एक 3 साल की बच्ची जिसके दोनों हाथ और एक टांग मुख्तलिफ स्ट्राइक्स जो इसराइल की जानिब से हुई उसमें ज़ाया हो गई। फिर एक बच्ची सिदरा जिसकी उम्र 8 साल है और उसका हाथ कट गया एक हमले के नतीजे में। और ये बच्चियाँ जब जॉर्डन आती हैं तो वहाँ पर आपने जो ये 3D स्कैन के ज़रिए आर्टिफिशियल प्रोस्थेटिक लिम्स जो उनके लिए हाथ बनाए वो जाके उनकी बॉडी में इंस्टॉल हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ये दोबारा से जो है एक नॉर्मेलिटी का एहसास हुआ। इसमें ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन इसके अंदर एक फ़ख्र का पहलू हमारे लिए ये है कि पाकिस्तान से ऐसा काम हुआ कि गज़ा के बच्चों के लिए इस किस्म की मदद और इस किस्म की इमदाद पहुँची। तो हम चाहेंगे कि आज देखने वाले आपसे मिल सकें, आपको जान सकें, आपके काम के बारे में शनासा हों। तो सबसे पहले ये बताएँ कि पहले अगर हम वहाँ जाएँ कि आपको आइडिया कैसे आया और स्टोरी, वो तो अब सब हम पूछ लेंगे कि हाउ डू यू फील अबाउट इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से इतनी दूर बैठ के गज़ा के लिए जब हम सब कुढ़ रहे हैं, जल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, और आप माशाल्लाह से उन चंद खुश नसीबों में से है कि जिन्होंने कुछ कर लिया। तो ये कैसे आपके अंदर एहसासात पैदा होते हैं सब देखने के बाद? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इनवाइट किया। और आई थिंक जो आपने पहले बात कही कि कुछ लोग साहिब हैसियत और साहिब इक़्तिदार होते हैं, उनके पास कुछ पावर्स होती हैं कि वो इन चीज़ों को चेंज कर सकें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर इंडिविजुअल इंसान, अगर उसके पास अल्लाह ने कोई नॉलेज या कोई शऊर उसको दिया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इस दुनिया के अंदर जो हो सकता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी कुछ ना कुछ ज़रूर करे। तो यही जो एक्सपेक्ट है वो हम उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी है सेल्फ जो डेवलप हुई पाकिस्तान में लोगों के लिए डेवलप हुई, और अब वो दुनिया में जा रही है, वो भी उसका भी मकसद यही है कि जब एक चीज़ आपने पढ़ी है और आप एक अच्छा काम कर सकते हैं तो आप क्यों ना करें। बहुत खुशी होती है देख के। और क्योंकि मैं शायद मैंने कोई इंस्टाग्राम पे कोई गज़ा से रिलेटेड आज तक कोई स्टेटस
शेयर किया हो या लगाया हो, बिकॉज आई थिंक कि वो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है और दिल देख के जो है वो दुखता ज़रूर है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा। बुरा हो रहा है। नहीं, अब वो जो मनाज़िर लेकिन आते हैं कि बच्चे वो रेत खा रहे हैं और वो भूख से मर रहे हैं, और मैंने भी कुछ मनाज़िर देखे, मुझे वाक़ईतन नींद नहीं आई घंटों में, अजीब-सी एक कैफ़ियत में रहा कि क्या देख लिया। फिर हमने वहाँ पे जितने जनाज़े देख लिए, वहाँ पे लाशें उड़ती हुई देख लीं। मतलब वो मनाज़िर जो शायद फ़िल्मों में भी उस तरह से हमने कभी ना देखे हों, वो हमने अपनी आँखों से देख लिए। बिल्कुल, तो वो जितने भी इस तरह की सिचुएशंस हैं वो हम ज़रूर देखते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि सिर्फ सोशल मीडिया तक उसको ना हुँ, रखा जाए, बल्कि कोई रियल दैट्स इम्पोर्टेंट। इम्पैक्ट जो है वो अपने तरह से जो हो सकता है, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हर शख्स प्रोस्थेटिक्स बना के वहाँ जा सके। हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमने किया और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। लेकिन जितना जो भी अपने यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट योर ओन वेज कि आप क्या कर सकते हैं। तो ये हुआ कैसे? यानी ये कंपनी के बारे में बताएँ, कब आपने फ़ॉर्म की? उसके बाद ये फिर जो ये वॉर शुरू हुई, तो उसमें आप लोग कैसे एंटर हुए? कुछ उसके बारे में और बताएँ। अगर देखने वाले को ज़रा पहले आसान ज़ुबान में बताएँ ना कि एक लेमैन टर्म के अंदर कि आप लोग क्या करते हैं, बनाते क्या हैं? सो हम लोग मसनूई आज़ा बनाते हैं जो फंक्शनल होते हैं, जो काम कर सकते हैं। आपने देखे होंगे जिनके हाथ या पाँव कट जाते हैं, तो उनके लिए पहले प्लास्टिक के हाथ या रबड़ के हाथ या रबड़ की टांगें जो हैं वो मिलती थीं, मिला करती थीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि वो आप किसी दूसरे को तो दिखाने के लिए पहन लेते हैं, लेकिन आप उससे कुछ काम नहीं कर सकते। तो हमने जो है वो फिर एक कंपनी जो स्टार्ट की बायोनिक्स के नाम से 2016 के अंदर इसकी जो हमने इनिशियली बुनियाद रखी। वो भी इसी तरह से थी कि मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा था और एक स्पैम ईमेल जो है वो एक फैमिली की आती है कि आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना आप, मेरे बेटा है वो मीर बयान बलोच उसका नाम है, तो उसका पैदाइशी तौर पे हाथ नहीं है, तो क्या आप उसके लिए एक प्रोस्थेटिक आर्म, एक बायोनिक आर्म तो नहीं उस वक्त नहीं था, लेकिन एक प्रोस्थेटिक आर्म आप बना सकते हैं। तो वो उस बच्चे से मुलाकात हुई, उस स्पैम ईमेल को चेक किया, उस फैमिली से मिले और उसके बाद उसके लिए एक बेसिक सा प्रोस्थेटिक्स बना। स्पैम ईमेल से मतलब ये है कि वो स्पैम में आई थी, वो हाँ, वो स्कैम जैसे आपके हाँ। पास 1000 ईमेल्स आती होंगी जी, 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 रोज़ाना, जी, जी, तो हाँ। उसमें एक ईमेल वो भी थी। हाँ, तो वो उस ईमेल मतलब को वो खोला स्पैम उनसे। थी नहीं, लेकिन वो आपके उस स्पैम हाँ, में वो आई थी, मतलब हाँ। यूजुअली होता ही है कि क्योंकि हो सकता है उन्होंने और भी लोगों को रीच आउट किया जी, हो जी, मेरी जी, तरह, हाँ, वो स्पैम तो कर दिया होगा वो उनको। स्पैम था, तो स्पैम ईमेल में हुँ। अनसीन मैसेजेस में वो जंक फ़ोल्डर में पड़ी हुई थी, जी। वो जाके खोल के देखी, फिर उनको बुलाया, उनसे बात हुई, ये उस बच्चे से किस बात साल हुई। की बात है? ये 2016 की और वहाँ बात है। उस वक़्त आप ज़ेबिस में पढ़ रहे थे? उस वक़्त मैं ज़ैबिस में पढ़ रहा था, बट उसके साथ-साथ हमने मैं जब 3rd ईयर में था, तो हमने अपना एक स्टार्टअप लॉन्च किया था जो कि डिफरेंट कंपनीज़ को प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की हेल्प करता था, ताकि लोकली पाकिस्तान में चीज़ें बन सकें। तो उसी दौरान उन्होंने हमें रीच आउट किया, एक उसके लिए बेसिक प्रोस्थेटिक्स ओपन सोर्स जो हमें इंटरनेट पे नज़र आया, हमने उसके लिए बनाया। लेकिन जब वो बन गया तो हमें पता चला कि वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बच्चे ने हार्डली कोई 10-15 मिनट बाद उसको तोड़ दिया, क्योंकि वो ना ड्यूरेबल था, ना ही इतना सफिशिएंट था कि वो उससे कोई चीज़ कर सके। फिर वो उदास हुआ, फिर उसके लिए कुछ बनाया, तो आहिस्ता-आहिस्ता करके रिफ़ाइन करके उसके लिए कुछ ऐसा तो बना दिया जो शायद वो कुछ दिन तक चला सके, लेकिन मकसद जो था उस बच्चे की हेल्प करना, वो पूरा नहीं हुआ। ये मुझे बताइएगा, फिर 2016 से 2025 अब तक आप लोगों ने कितने आर्म्स बना चुके हैं आप, सिर्फ पाकिस्तान के लिए? सो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो अराउंड 1000 प्लस लोग ऐसे होंगे जिनको हम लिम्स दे चुके हैं, और इट्स लाइक 21 तक तो हमारी अपनी प्रॉपर R&D पे हमें बहुत टाइम लगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का, अगर आपको अपने आर्म के अंदर एक स्क्रू भी चाहिए तो वो आपको कहीं से नहीं मिलेगा, वो आपको खुद ही लोकली ढूंढना पड़ेगा, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू लाइक उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये सारे चैलेंजेस थे। फिर उसके बाद वज़न कम से कम हो उसका, क्योंकि एक चीज़ जो आप हाथ पे पहन रहे हैं, अपने उस एरिया पे पहन रहे हैं जो ऑलरेडी कटा हुआ है या एम्पूटेटेड है, तो ज़रूरी है कि उसका वेट कम हो, एंड देन ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मजबूत होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इससे खेती बाड़ी भी करनी है, लोगों ने इससे जो है वो बाइक भी चलानी है, हमारी रोड रास्ते जैसे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने सफ़र करना है, तो ज़रूरी है कि वज़न भी कम हो और मजबूत भी तो हो। ये जो लिम है, इसका जो पूरा जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, ये कितने एवरेज में, क्या कहूँ, 6 मंथ्स का है यहाँ पे इसकी नहीं मैन्युफैक्चरिंग, या नहीं फिर कोई टाइम नहीं है, इट वैरीज फ्रॉम लिम टू फ्रॉम
प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट? केस टू केस। सो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमें हमारा जो बेसिकली पाकिस्तान में जो प्रोस्थेटिक बना या ये जो बायोनिक लिम्स बने, उसमें बहुत बड़ा हाथ उन लोगों का है जिनको हमने लिम्स दे चुके हैं ऑलरेडी। बिकॉज बहुत सारे लोग थे ऐसे जो पूरे पाकिस्तान से ट्रैवल करके हमारे पास आते थे और उनके पास टाइम नहीं होता था, और एक्सपेंस फ्रॉम द लाइक किसी और शहर से आके रह रहे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत महंगा होता था कि कराची में 2-3 लोग रहें यहाँ पे और उनका डेली एक्सपेंस हो। तो उनकी कोशिश होती कि जल्द से जल्द मिले, तो वो हमें रोज़ कहते थे कि कब हम जा सकते हैं, कब हम जा सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने अपना प्रोसेस थोड़ा सा स्पीड अप किया। अब हमारा प्रोसेस 3 to 7 डेज़ के अंदर अंदर हम पूरा प्रोस्थेटिक्स बना देते हैं। फिर जो दूसरा चैलेंज था, बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि लोगों के पास, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ एक्सपेंसिव, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेशावर से कल सोचे कि मैं एक डेली वेजर जिसकी एम्पुटेशन हो गई है और वो सोचे कि मैं यहाँ कराची आके अपना प्रोस्थेटिक ले लूँ, तो उसके लिए मुमकिन ही नहीं है। जब तक उसके पास कम से कम भी 50-60 हज़ार रुपये अपने ना हो तो वो कैसे आएगा, मतलब रहेगा कैसे, ट्रैवल कैसे करेगा, खाएगा यहाँ पे क्या। तो उसकी वजह से फिर हमने ये जो डिजिटल मेजरमेंट का प्रोसेस और ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई। तो बेसिकली हमारा जो जितना भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो लोगों की छोटी छोटी चीज़ों को रिजॉल्व करते करते आज हम उस स्केल पे आ गए कि हम दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज को कॉम्पीट कर यानी कि पा रहे हैं। आइडिया आपको ऐसे आया कि एक प्रॉब्लम आपके सामने आया, तो आपने वो सॉल्व करने के लिए जब निकले तो आपको नजर आया था तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। अभी हम पाकिस्तान की स्टोरी आपकी सुनते हैं, आपकी टेक साइड भी सुनेंगे। ये जो गाज़ा आपका राब्ता कैसे हुआ, क्या उन्होंने आपको रीच आउट किया वहाँ से? देखें, गाज़ा के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त दुनिया में इतने कम एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्यूटीज़ हैं। अराउंड 16,000 एम्प्यूटीज़ हैं वहाँ पे जिनके लिम जो हैं वो ज़ाया हो चुके हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि दुनिया में इस वक्त जो भी, जैसे आप वीडियोस देखते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल अगर किसी 1 या 2 शख्स की वीडियो दिखा देता है और वो थोड़ी सी वायरल होती है, तो कोई ना कोई एनजीओ उनको वहाँ से निकाल के किसी और मुल्क ले जाते थे प्रोस्थेटिक के लिए। अब सबसे बड़ा मसला जो है, एक तो उसका एक्सपेंस कि आपको वहाँ से निकालना, जहाँ पे कुछ जा नहीं सकता, कोई निकल नहीं सकता, वहाँ से उनको निकालने के लिए एक्सरसाइज करना, उसके बाद फिर आप उनको फैमिली से अलग करके किसी और मुल्क ले जाएं और वहाँ पे आपको नहीं पता कब तक उन्होंने वहाँ पे रहना है। तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस थे। हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उससे उनको ये बेनिफिट हो गया कि वो वहीं के वहीं उनको प्रोस्थेटिक्स दिए जा सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पे दे वर फाइंडिंग द राइट एंड द बेस्ट सोल्यूशन ग्लोबली जो इस तरह की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। और जैसे मफाज क्लिनिक है जो वहाँ पे जॉर्डन में हमारे साथ पार्टनर क्लिनिक है, तो उन्होंने हमें रीच आउट किया। उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई सोल्यूशन देख रहे हैं और हमने देखा है कि आपके पास ये टेक्नोलॉजी है कि आप वहीं पे ही लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ से फिर हमारा जो है वो ये जो गाज़ा का प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ। और इसको आप चार्ज कर रहे हैं $2,500 और दैट कॉस्ट फॉर अबाउट पाकिस्तानी रुपीस में यस नियरली 7 लाख। जी, बिकॉज़ मतलब जिन लोगों को नहीं थोड़ा सा अंदाज़ा, जो जो वॉर जोन्स होती हैं और जो इस तरह के इलाके होते हैं, वहाँ पे अगर आप एक पानी की बोतल जो 10 रुपए की होती है, वहाँ पहुँचाते पहुँचाते ही वो 100 रुपीज़ की हो जाती है, जस्ट बिकॉज़ उसमें इतने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जो आप मिस आउट नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो लीगल चैलेंजेस हैं, देन सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं पढ़ रहा था उस स्टोरी के अंदर कि आपने अपनी उस फाइनेंसेस को कट करने के लिए ताकि वो और एक्सपेंसिव ना हो, तो आपने किसी तरह कवर भी किया है। वो कैसे कवर किया? सो पाकिस्तान में हमारी कोशिश यही होती है कि हम क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एम्पुटेशंस हो जाती हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया हुआ है कि हमारी इट्स अ सोशल एंटरप्राइज, तो एक हमारी जो वेलफेयर आर्म है हमारा बायोनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से, उसको भी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं थ्रू मतलब किसी का लिम्ब परचेज करके दे दिया ताकि वो शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में वापस आ सके। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने हमें कहा था कि हम गाज़ा के लिए कुछ करना चाहते हैं। सो वी थॉट ठीक है, विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। एंड सिंस देन हमें कोई कोई 6-7 महीने हम नेविगेट कर रहे थे कि हम इजिप्ट से करें, जॉर्डन से करें, कहाँ से करें। कुछ क्लिनिक्स के साथ हमने गाज़ा के अंदर भी कोलैबोरेशंस की, उनको ट्रेन किया टू टेक द मेजरमेंट्स। दे वर लाइक हीरोइक हार्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हमने ट्रेन किया कि कैसे मेजरमेंट्स लें, लेकिन वो हालात ऐसे नहीं होते थे कि आप बहुत इजीली कुछ काम कर सकें। तो यू ऑलवेज हैव टू कीप एन आई ऑन दैट कि आप किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं या किस तरह से उन तक पहुंच सकते हैं।
तो इफ़ यू कुड वॉक अस थ्रू द स्टोरी ऑफ सिदरा, कि जो 8 साल की बच्ची थी, तो फर्स्ट टाइम किसने आपसे कांटेक्ट किया और उस वक़्त क्या सिचुएशन थी उसकी? किस तरह से उसका हाथ ज़ाया हुआ था? सो सिदरा जो है जॉर्डन रेफ्यूजी कैंप के अंदर जो है वो आई हुई थी, और जब ये सीज़ फायर हुआ था तब उसके बाद वो वहाँ पे उसको लेकर आया गया था, सिदरा और हिब्बतुल्लाह दोनों बच्चियों को। अब उसके अंदर जो था, सिदरा की मदर से ये प्रॉमिस किया गया था कि आपको हम स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोस्थेटिक देंगे, लेकिन जब वो वहाँ पे आई तो एक उनको पहले तो उसको एक डम प्रोस्थेटिक दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली एक एक कॉस्ट मैनेज करनी थी, क्योंकि वहाँ पे तो डम प्रोस्थेटिक ही इतना महंगा है, जितना हम शायद बायोनिक काम दे रहे हैं उतने का तो वहाँ पे डम प्रोस्थेटिक मिल रहा है, नॉन फंक्शनल प्रोस्थेटिक मिल रहा है। तो वो दिया, लेकिन उसकी मदर ने उनको कहा कि मैंने अपनी बेटी से इस तरह से प्रॉमिस किया था कि मैं इसको तब तक नहीं लेके जाऊँगी वापस जब तक इसके पास कुछ ऐसा ना आ जाए जिससे वो अपने काम कर सके। और उसी सर्च में फिर उन्होंने ढूंढा और हम उनको मिले। उन्होंने हमें अप्रोच किया, वी हैड मल्टीपल मीटिंग्स कि हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हिब्बतुल्लाह का केस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बायलेटरल एम्प्यूटी फ्रॉम द शोल्डर्स, एज जो है वो 3 years. 3.5 ईयर्स, तो वो बहुत फिर मेजरमेंट्स कैसे लेंगे, कैसे फिटिंग्स होंगी, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी। सिदरा के साथ फिर हमने मेजरमेंट्स जो ली वो मोबाइल के थ्रू उनको अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई, हमने उनकी मेजरमेंट्स ली। बहुत स्विफ्ट प्रोसेस था, बहुत क्विकली दे वर एबल टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद फिर जो है चैलेंज आ गया कि अब हम इसको भेजें कैसे, क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें लाना भी बहुत मुश्किल है और यहाँ से भेजना भी बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब वो इतनी हाई टेक हो, उसके अंदर बैटरीज इन्वॉल्व हैं, उसके अंदर सेंसर्स इन्वॉल्व हैं और ये तमाम चीज़ें, तो एक बड़ा चैलेंज था। तो इसी प्रोसेस में इसको फर्दर हम डिले नहीं करना चाहते थे, तो फिर आसान हल यही लगा कि मैं इसको बैग में डालूं और ख़ुद ले जाऊं। तो फिर मैंने यही किया, आई वेंट देयर। मैंने उनको, क्योंकि फ़र्स्ट ट्रेनिंग्स भी देनी थी उनको, कुछ जो क्लिनिक्स थी। यूजली अगर ये केस कहीं और हुआ होता तो शायद सिदरा को किसी और मुल्क लेकर जाना पड़ता, वहाँ पे उसको 3-4 हफ्ते रहना पड़ता, फिर वापस वो जाती, और अगर उसके अंदर कोई भी मसला आता आर्म के अंदर तो उसको दोबारा से वापस जाना पड़ता, जो कि उसके लिए ऑब्वियसली मुमकिन नहीं है। फिर अगर मेजरमेंट्स का कोई भी इशू होता तो बैक एंड फोर्थ ये अच्छा, चैलेंजेस आप हैं। बाय प्रोफेशन डॉक्टर नहीं हैं, तो इतना हौसला कैसे पैदा किया कि उस बच्ची से मिलना, फिर ये पूरे प्रोसेस से गुजरना? क्योंकि इंजीनियर्स, क्योंकि मैंने भी इंजीनियरिंग पढ़ी है, कोई 3 साल 4 साल अ, आखिरी साल छोड़ दी थी। तो इंजीनियर्स में तो अमूमन इतना हौसला नहीं होता कि इस तरह के मनाज़िर देखना और इस तरह की तकलीफ़ में मुब्तला लोगों से मामला करना। तो ये विद टाइम पैदा हुआ, और जब आप सिदरा से मिले तो कैसी आपकी फीलिंग थी? क्या देखा आपने वहाँ पे? देखिए, ये तो एक विद द प्रोसेस ऑफ 9 इयर्स जो हमें लगे। अभी भी हमें लोग अक्सर ऑपरेशन थिएटर से ही वीडियोस भेज देते हैं कि इसकी एम्पुटेशन हो गई है तो क्या करें, तो ऑल दोज थिंग्स। तो अब तक तो मतलब इतना सारा, मतलब वैसी क्रिटिकल केसेस देखे हैं कि अब हमारा फोकस जो है, रादर देन कि हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, हमारा फोकस सोल्यूशन या उसको सॉल्व कैसे किया जाए उस पे कंडीशनिंग ज़्यादा हो हो गई गया है। आपकी? जी, तो वो मतलब 9 साल तक हमने जो देखा है, तो इट्स वर्स जो हम देख ये चुके हैं। हमारे साथ भी, हम दोनों जर्नलिस्ट हैं ना, द न्यूज़ के अंदर हमने अपना करियर साथ स्टार्ट किया। तो शुरू में ऐसा हुआ था कि, यानी 10 साल पहले की बात है, कि जब कराची का क्राइम और वायलेंस, हम दोनों बैठते थे डेस्क पे, एंड देयर वर टाइम्स दैट वी वर कंप्लीटली शेकन कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो ठीक रो है? पड़ा था 1-2 एक खबरें एडिट करते एक हुए ऐसे। मरतबा यहाँ पे, और उसके बाद क्राइम हुँ। रिपोर्टर्स आके उन्होंने कहा कि यार क्या हो गया? फिर एक वक़्त ऐसा भी आया अनफॉर्चुनेटली कि फिर आपके पास होता है कि ठीक है यार, अब ये हो गया है, मूव ऑन यहाँ पे। लेकिन इस बात को मैं आपसे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने भी बात की कि आपके कोई ऐप है, उस ऐप के थ्रू आप उसके बाद स्कैन करते हैं। अगर वो ऐप बीच में से निकाल दी जाए तो शायद ये प्रोसेस इतना ज़्यादा स्मूथ ना हो, ये चले ही नहीं। टेल अस अबाउट दैट ऐप कि क्या उसको आप लोगों ने यूज़र फ्रेंडली कैसे बनाया कि एक शख्स जो जॉर्डन में गज़ा की फैमिली है, वो समझ जाए, एक लेम मैन समझ जाए, वो क्या उसका प्रोसेस क्या था उस ऐप का? सो हमने चूँकि पाकिस्तान में, क्योंकि हम काफ़ी सारे ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं, दे आर नॉट वेरी लाइक, उनके पास शायद कोई स्कूल भी नहीं गया, कोई कॉलेज भी नहीं गया, उस स्केल पे हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल गांव देहात पे जो लोग होते हैं। तो हमारी जो टेक डेवलप हुई वो इतनी सिंपल और इतनी इजी है, बैक एंड पे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हुँ। लेकिन अब जब फ्रंट एंड उसका यूज़र देखेंगे फ्रेंडली तो है। इतना आसान है कि आप
जिसको मतलब जो हमारी लैंग्वेज बोलते भी नहीं है, सिमिलर लैंग्वेज भी नहीं Exactly. बोलते, हम उनको दिखा के समझा देते हैं कि ये। अब जैसे सिद्रा का केस है, तो सिद्रा वॉज एबल टू यूज़ हर आर्म इन 15 मिनट्स। सो उसको लैंग्वेज बैरियर था, फिर उसको समझाना कि कैसे मूव करना है, कैसे करना है, और फिर जहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन की जा रही थी वहाँ पे तकरीबन कोई 20-25 डॉक्टर्स जो हैं वो सामने बैठे हुए थे कि ये कैसे होगा, क्योंकि आज से पहले जो बायोनिक लिम्स इंस्टॉल होते हैं उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसमें क्लिनिक जाना पड़ता है, मेजरमेंट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस से होती हैं, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनको लग रहा था कि शायद अब कुछ ऐसा होगा, और ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा कराची से जो है वो बायोनिक आर्म बैग में डाल के लेकर आ गया और वो बिल्कुल फिट भी हो जाएगा। और वैसे ही हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज मतलब थाउजेंड्स टाइम कर चुके हैं, तो हमारी प्रिसीजन बहुत बेहतर हो गई है। और जैसे ही उस बच्ची को लिम लगा और उसने उसको आराम से कैरी भी किया, बगैर किसी बेल्ट के, बगैर किसी चीज़ के, शी वॉज एबल टू वेयर इट। और अब मतलब जैसे ही मैंने उसको इशारों में बताया कि आपने कैसे फिंगर्स मूव करनी है, तो उसको अपना पुराना हाथ याद आया, एंड शी वाज एबल टू ओपन एंड क्लोज हर फिंगर्स। और फिर जब एक दफ़ा उसको थोड़ा से फिंगर्स मूव होना शुरू हुई, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। वो अरीबा ने स्टोरी में लिखा है कि उसने अपने वो वीडियो में हार्ट बनाया और अपने वालिद को भेजा और प्रॉमिस किया कि जब मैं गाज़ा वापस पहुंचूंगी तो मैं आपसे जब गले मिलूंगी तो वो रैप अराउंड करूंगी। बिल्कुल। और मुझे बड़ा उसमें ख़ास तौर पे सिद्रा और हिब्बतुल्लाह दोनों की जो मदर्स हैं, जब उन बच्चों को लिम्स लगे हुए थे, तो वो ऑल्दो था तो वो एक आर्टिफिशियल लिम ही सिलिकॉन ग्लव के साथ, लेकिन उन्होंने हाथ उनका ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे उनका कोई असली हाथ हो, और वो उनकी फिंगर्स को भी वैसे ही फील कर रहे थे जैसे एक असली हाथ हो। तो वो ऑब्वियसली दे मिस दैट फीलिंग एज वेल। तो फिर क्योंकि कल्चर डिफरेंट्स होते हैं, तो जब हम इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं तो वी ट्राई टू अवॉइड कि वो ज़्यादा इंटरेक्शन हो, पता नहीं कल्चर में अलाउड है नहीं है क्या है, तो कोई और मसले मसाइल ना हो। बट वो खुद ही बच्ची जो है वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश थे वो लोग जब उनको ये पता चला कि पाकिस्तान से आया है। सो दे वर वेरी प्राउड कि अच्छा ये पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी आई है। तो वो खुद मेरे साथ आके खड़ी हुई, फिर उसने हार्ट शेप बना के अपनी मदर को बोला कि मुझे पिक्चर लेनी है इनके साथ। तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो हमें नहीं यार, मोटिवेट करते हैं। ये तो बहुत अ, बड़ी बात है, ये कोई छोटे मोमेंट्स तो नहीं है। तो मतलब आपकी स्टोरी का मतलब मेरे ख्याल से वो पार्ट है कि जो बहुत ही टचिंग है, और मेरे ख्याल से ये जो देख रहे हैं लोग हमारे, उनको आपके कॉज को भी सपोर्ट करना चाहिए, और मज़ीद जो कुछ हम ज़ाहिर है कि वहाँ के लोगों के लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये बताइए इसमें कि आपको जो जॉर्डनियन गवर्नमेंट थी, वीज़े के अलावा क्या आपको उन्होंने किसी और तरीके से फैसिलिटेट किया, या फिर जो गज़ा के जो पेशेंट्स आ रहे हैं, आपने जॉर्डनियन गवर्नमेंट का कैसा रिस्पॉन्स देखा? आई थिंक दे आर वेरी वेलकमिंग, लेकिन ऑब्वियसली ये जितने भी एक एक्सरसाइज है वो हमें एज अ कंपनी वो खुद करनी होती है। मतलब वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी गवर्नमेंट, इवन नॉट आवर ओन गवर्नमेंट, कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमें फंड करें और हम जाके ये काम करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ अ प्राइवेट वेंचर और इट्स अ सोशल वेंचर। वी आर ट्राइंग टू हेल्प पीपल आउट, बट उनका ये रिस्पॉन्स ज़रूर था, दे गिव अस एक्सेस। उन्होंने हमें कोई ऐसा मुझे फ़ील नहीं हुआ कि कोई रिस्ट्रिक्शंस हों किसी भी उनके इक्विपमेंट से कोई भी काम लेना हो। सो दे आर वेरी वेलकमिंग। उनके जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग थे। किसी लेवल पे आपको ये कहीं से फ़ील नहीं होता कि एज़ अ पाकिस्तानी आप अगर वहाँ पे गए हुए हैं तो आपको कोई मसले मसाइल आपने फ़ेस किए हों, बल्कि दे आर वेरी गुड होस्ट एज़ वेल। तो गज़ा से कितने पेशेंट्स आपने खुद देखे हैं जो कि जॉर्डनियन हॉस्पिटल्स के अंदर यहाँ पे एडमिटेड हैं? वो तो डिफरेंट हैं, रेफ्यूजी कैंप्स आर डिफरेंट एंड हॉस्पिटल्स जो हैं वो अलग हैं। तो जो हॉस्पिटल्स हैं वो उन्हीं को लेके आया जाता है जिनकी उस वक्त ट्रीटमेंट चल रही हो। तो उस वक्त क्योंकि इन 2 बच्चों की चल रही थी, तो इसलिए उनको वहाँ पे लेकर आया गया था। लेकिन सबसे अच्छी जो बात हुई वो ये हुई कि अब जो नेक्स्ट फ़ेज़ है इंशाल्लाह, उसके अंदर वो खुद जो है जाके मेजरमेंट्स ले रहे होंगे इनसाइड गाज़ा, क्योंकि दे हैव देयर एक्सेस। और जो लेग्स थी वो पहले वो कर रहे थे वहाँ पे जाके। सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो आर्म्स का था, क्योंकि आर्म्स के लिए उनको कोई सूटेबल कंपनी नहीं मिल रही थी ग्लोबली जो ये काम जो है वो विद इन इनसाइड गाज़ा कर सकें। तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ी ना सिर्फ कॉस्ट सेविंग होगी, प्लस वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व कर सकेंगे। और वो फैमिलीज़ जिस तरह से सिदरा का था कि वो अपने
अपने फादर को रोज़ आना मिस करती थी, उसको नहीं पता था कि हालात कैसे हैं, क्या हैं, तो वो चैलेंजेस नहीं इनके होंगे। फादर को अलाउ नहीं किया था, सिर्फ मदर और बिकॉज़ आप सिद्रा पूरी ने। फैमिली को ट्रैवल नहीं करा सकते। और फिर जब सिद्रा को लिम लग गया और उसकी जो मदर है फिर उसने यही बात बोली थी कि अब मैं इसको वापस लेके जा सकती हूँ, एंड नाउ दे हैव लेफ्ट टू गाज़ा अगेन, तो वो वहीं पे हैं। आई होप वो सिक्योर भी होंगे, बट ये है कि एटलीस्ट उनको जो एक चीज़ मिसिंग थी वो उनको मिल गई है। और उसके साथ फिर हमारी जो एक मोबाइल एप्लीकेशन होती है थ्रू विच दे कैन लाइक कैलिब्रेशन करनी है उनको, कोई भी मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं तो वो ऑनलाइन भी हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा, आपके बारे में रॉयटर्स ने ये लिखा कि आप बहुत बेहतर रेट पे, बहुत बेहतर कॉस्ट पे ये बनाते हैं प्रोस्थेटिक्स, जो कि $2,500 है, बाद में बताया, और तकरीबन 7 लाख रुपए पाकिस्तानी। आपके जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं यूएस में, वो अब अबाउट $10,000 $20,000 पे बना रहे हैं। बट विद दैट दे रोट कि आपका जो ये प्रोस्थेटिक है ये लेस सोफिस्टिकेटेड है। तो व्हाट डज एग्जैक्टली दैट मीन कि कितना लेस सोफिस्टिकेटेड है ये? सो देखें, जो प्रोस्थेटिक होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर आप बात करते हैं एक नॉन फंक्शनल डम प्रोस्थेटिक्स की, जो सिर्फ दिखने में आपको लगता है कि स्किन है एंड एवरीथिंग है, बट वो काम नहीं मतलब करता, मूव नहीं कर सकते आप, मूव उससे नहीं कर काम नहीं सकते, कर उससे कुछ सकते नहीं कर कोई। सकते, तो वो पहला स्टेज होता है। सही। उसके बाद आ जाते हैं मैकेनिकल प्रोस्थेटिक्स, जो आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी के साथ बेल्ट बांध दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप उसको खींचें, तो फिर वो हल्का सा उसमें थोड़ी सी फिंगर्स उनकी थोड़ी सी मूव होती हैं। फिर आ जाते हैं बायोनिक लिम्स, जो हमारे तरह के होते हैं, जिसमें आप मूवमेंट्स कर सकते हैं, अपने मसल्स और ब्रेन से जो सिग्नल्स देते हैं उससे आप चीज़ें पिकअप कर सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद आ जाते हैं वो लिम्स जिसमें डिफरेंट फिंगर मूवमेंट्स होती हैं। तो ये कैटेगरीज हैं। अब जो फिंगर डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं उससे और जो हमारे वाले लिम्ब से आप 70% काम कर सकते हैं, यानी कि उसकी मूवमेंट्स तो डिफरेंट होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप अपना हाथ देखें तो आप शायद पिंकी फिंगर, अपनी जो छोटी वाली फिंगर है, उससे कोई काम नहीं करते होंगे पूरे दिन में, लेकिन आप देखते हैं तो सारे काम आप तकरीबन इस तरह से कर रहे होते हैं। अगर मैंने टिश्यू हाँ, उठाना तो है, ठीक। मैंने कप उठाना है, ग्लास, सही। पेन, एनीथिंग, मैं इस तरह से करूँगा। तो हमारा जो फोकस था हमेशा से वो स्केलेबिलिटी है, और जो असेंशियल हैं चीज़ें वो हैं। तो इसीलिए हमने डिफरेंट मूवमेंट्स वाले लिम्स वहाँ पे नहीं दिए, हमने ये वाले लिम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस भी ताकि वो किए, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और लाइट वेट भी हो, लाइट क्योंकि वेट भी अगर हो। आप उसमें ज़्यादा मोटर्स डालेंगे तो उसका वज़न बहुत बढ़ जाएगा। और जहाँ पे बच्चे या लोग वैसे ही मेल न्यूट्रिशन हैं और वो इतना वेट नहीं उठा सकते, तो अगर आप उनको कुछ ज़्यादा हैवी चीज़ दे देंगे तो शायद वो उस चीज़ को देख तो सकते हैं लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बताइए, इसमें थोड़ा सा डिट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे पास ये सवाल बड़ा अहम है। जब आपने पाकिस्तान में आपने सर्व किया है और आपने लोगों को दिए, ऑफ कोर्स जो जिस स्टेट में लोग आते थे वो भी बड़ा एक तकलीफ दे होता होगा, एज एन इंसान टहल जाता है आदमी। लेकिन फिर आप एक ऐसी फैमिली से, एक ऐसे बच्चों के साथ आप मिल रहे हैं, उनको आप सर्विस दे रहे हैं जो एक जेनोसाइड जो हो रहा है उससे गुजर रहे हैं। एज एन इंसान, कि जब आप, मुझे मालूम है कि आपको, इंसान को एक तरह से आपने कहा कि सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है, कि आदमी अपने इमोशंस को गालिब नहीं करता, लेकिन फिर भी दिल दहकता है। क्या फीलिंग होती है कि मैं अभी इस वक्त इस बच्चे को दे रहा हूँ, ये बच्चा खुश हो रहा है, कम से कम अब वो औरत वापस जा रही है गज़ा, हो सकता है अल्लाह ना करे लेकिन ये मर जाए, ये बच्चा फिर या मर दोबारा जाए, कोई स्ट्राइक हो जाए, फिर उसको दोबारा हो जख्मी जाए। हो जाए, फिर कोई हाथ लूज कर ले वो। लेकिन वो जो पर्टिकुलर मोमेंट है, वो जो पहले फर्स्ट 5 सेकंड्स, फर्स्ट 10 सेकंड्स, कि ये मुस्कुराई है बच्ची, इसने हार्ट बनाया है, हाउ इज़ द फीलिंग? आई थिंक ये जितनी फीलिंग्स हैं ये तो आप वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एंड इट्स ऑल अबाउट दैट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि आप उस वक्त क्या फील करते हैं। एंड वो ऐसी, मतलब समझ लें कि पाकिस्तान में जितने भी मसले मसाइल हमने फ़ेस किए हैं, जितने भी चैलेंजेस इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में फ़ेस किए हैं और करते आ रहे हैं, वो इसीलिए हमें छोटे लगते हैं क्योंकि हम एक बहुत बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। मतलब जिस तरह से आपने बात की कि उन उन लोगों की जो शायद सोच भी नहीं सकते थे कि उनको अपने पास कोई लिम्ब वापस मिल जाएगा या वो दोबारा से अपने पेरेंट्स को हग कर सकेंगे। इतनी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम शायद
रोज़ाना सोचते भी नहीं हैं, ये अपने हाथों से काम करते हुए। फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम तो। बिल्कुल। और मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि वो साइकिल चला रही है और वो अपना जो उसका बचपना था, तो शायद उसको ये पता भी नहीं है अभी तक कि अल्लाह! उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि यार उसने बहुत जब तकलीफ दे। अपने पेरेंट्स को, जब उसकी एम्पुटेशन हो गई थी, तो उसका सवाल अपनी मदर से यही था कि क्या ये दोबारा हाथ मेरा वापस ग्रो कर जाएगा। और इसी तरीके से ये फीलिंग्स बच्चों को नहीं पता होती, ये ऑब्वियसली उनको पता होती है जो कॉन्शियस होते हैं, या फिर जब ग्रो करेंगे, जब एक सर्टेन एज पे आएंगे तो उनको पता होगा। इसी तरीके से एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक मुल्तान से एक बच्चा आया था काफ़ी अरसे पहले। तो वो पैदाइशी तौर पे उसका हाथ नहीं था, तो उसके पेरेंट्स ने उसको यही कहा हुआ था कि हम आपका जो हाथ है वो अल्लाह मियां ने कराची में भेज दिया है बाइनेस के पास, तो वो हम लेने जा रहे हैं। तो उसको ये पता ही नहीं था कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर सेंसर्स क्या हैं, कैसे इंस्टॉल होगा। उसको ये था कि अल्लाह मियां ने मेरा हाथ वहाँ भेजा है, तो मैं लेने जा रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये जितने भी बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि उनके साथ ये क्या हुआ है या क्या आगे चल के क्या होगा। वो अभी तक तो सिर्फ ये अच्छा, टाइम आपने के बाद पता ज़िक्र चलेगा। मुल्तान का किया और आपसे अभी पॉडकास्ट से पहले भी बात हुई थी कि पाकिस्तान से भी बहुत से आपके पास ऐसे केसेस आए हैं, और जैसे बाद में पूछा तो आपने बताया कि 1000 से ज़्यादा लोगों के आपने वो प्रोस्थेटिक्स लगाए हैं। तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में जो एम्पुटेशन हो रही है, इसकी क्या वजूहात आपके मुताबिक हैं? देखें, इसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, और सबसे बड़ी जो अनफॉर्चुनेट बात है वो रीज़न्स हैं जो कि कंट्रोल किए जा सकते हैं। मतलब ठीक है, बाय बर्थ अगर कोई शख्स पैदा हो जाता है तो आप उसको शायद वैसे तो फ़ौरन ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि डायबिटिक एक बहुत बड़ा रीज़न है। जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं तो अगर वो डायबिटिक हो जाएँ तो उसमें चांसेस होते हैं कि उनके बच्चों के लिम्स डेवलप ना हों। फिर जो एक और मेजर रीज़न है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक्यूशन है। करंट करंट लगने लगने के की वाक़ई वजह से बच्चे हाथ उस पे लगा देते हैं तारों पे, तो उनको नहीं पता होता वो हाथ तार है ज़ाया हो क्या है, जाते हैं। तो हाथ ज़ाया हो जाता है, पाँव ज़ाया हो जाता है। फिर इसी तरीके से जो चारा काटने वाली मशीन है उसमें लोगों के हाथ आ जाते हैं बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली। और ये वो वाले सारे वो रीज़न्स हैं जो एक इंसान के बनाए हुए हैं और ये कंट्रोल किए जा सकते हैं। फिर हमारे, अगर आप केपी की साइड पे चले जाएँ, तो जो हमारी अफ़गान वॉर रही है उसकी वजह से लैंड माइन्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोगों ड्रोन की अटैक्स बहुत होते रहे ज़्यादा वहाँ, एम्पुटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा एम्पुटेशंस हैं। ऑपरेशन होते रहते हैं वहाँ पे। तो वो डिफरेंट एम्पुटेशंस हैं, रीजंस हैं, डिफरेंट रीजंस हैं। लेकिन ये है कि फिर आप इसी तरीके से आप हमारी फोर्सेस में देख लें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्पुटेशंस हैं। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा, एक तो ऐसी एम्पुटेशंस हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो रीज़न है वो डायबिटीज़ का जो लेग्स की एम्पुटेशंस हैं वो डायबिटिक होने की वजह से बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आप उनको कोई प्रोस्थेटिक्स जो लिम्स बनाते हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी के नहीं देते या उसमें मेडिकल ग्रेड मटेरियल्स यूज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से उनकी दोबारा एम्पुटेशन हो जाती है। अच्छा, जब आपने टेक्नोलॉजी डेवलप की बैक इन आई गेस 2015 16 से तो स्टार्ट किया। 2016 से, तो उसके अगर अपनी जर्नी बताएं कि हाउ डिड यू स्टार्टेड, फिर उसके बाद आप कहाँ कहाँ इंक्यूबेट हुए, आपके सफ़र में क्या क्या चैलेंजेस इनिशियल डेज में थे आपके पास? देखें, ऐसे तो ये तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और चैलेंज तो देखें ख़त्म नहीं होते, बट अगर आप चैलेंजेस के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर शायद आप नहीं, वो आगे नहीं इसलिए बढ़ था कि जो सकते। लोग मज़ीद आपकी तरह से कोई बड़ा काम करना सो चाहते हैं ज़िंदगी में, वो इंस्पायर हो सकें, वो समझ सकें कि भाई चैलेंज, जब 10 साल बाद इंसान कितना मुस्कुराते हुए चैलेंज का ज़िक्र कर सकता है। जब चैलेंज आता है तो उस वक़्त तो बड़ा दिल बैठा हुआ होता है। देखें, बहुत चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हमने फेस किए, स्पेशली जब टेक्नोलॉजी है जो कि रिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी अक्सर होती है। आपको एक लेट्स सपोज हम 3D प्रिंटर जो है वो प्रोटोटाइपिंग के लिए जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए बहुत हमारे लिए ज़रूरी होता है, और वो इम्पोर्ट करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब इट्स एन एक्सरसाइज। और वही चीज़ अगर आप किसी और मुल्क में जाएँ तो शायद प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी उसको यूज़ कर रहे हों और जो आप नहीं ले सकते। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मतलब ये लेकिन चैलेंज भी और बेवकूफ़ी भी तो है ना हमारी। मतलब ये मतलब वो हमारी स्टेट लेवल दैट पे, सोसाइटी डिपेंड्स। लेवल पे बेवकूफ़ी है कि अगर आप जैसे ज़हीन लोग यहाँ पर इतने मसाइल फ़ुज़ूल में सामना कर रहे हैं, और आपसे मेरे ख़्याल से आधी ज़हानत के लोग अगर किसी और मुल्क में मौजूद हैं, तो उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खुली हुई हैं। तो ये तो अभी तमाशा बंद होना चाहिए इस मुल्क के अंदर कि भाई कि हमारे बस वैसे मसाइल इतने हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी में कुछ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए क्यों मज़ीद रास्ते बंद करते हैं? वो भी है, फिर उसके अलावा फंड्स आपको खुद करने पड़ते हैं। मतलब अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं तो आपको खुद ही कोई R&D रिसर्च फंड्स या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, आपको खुद से ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। फिर आपके ज़्यादातर जितने भी लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम करना
जानते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनकी मोटिवेशन पाकिस्तान में रहने की बिल्कुल भी नहीं होती, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि कभी मौका मिले तो वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। तो आपका ह्यूमन कैपिटल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है जो कि अच्छी तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारी हैं, आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपने किसी ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो आप जो वीज़ा है नहीं वो मिलेगा। आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप परेशान हैं, आप सिर्फ इस टेंशन में बैठते हैं कि यार मेरी कॉन्फ्रेंस की डेट करीब आ रही है, क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, मैं टिकट्स कराऊँ नहीं फिर कराऊँ। उसके साथ बहुत से तो दूसरे स्केड्यूल जुड़े हुए होते हैं, काम जुड़े बहुत होते सारे हैं। चैलेंजेस हैं। तो पाकिस्तान में जो कुछ बुरी बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगर आप कुछ कर लेते हैं तो दुनिया के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क ऐसा होगा या कोई कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे आप उस चीज़ को लेके सक्सेसफुल ना हो सके। क्योंकि आपने इसका क्या इतना मतलब है? ज़्यादा आपने इस ग्राइंड से गुजर चुके आप होते हैं हाँ, कि मतलब आप then इतना एक्सट्रीम लेवल पे जो है वो ये ग्राइंड हो चुके अच्छा, होते हैं वो कि ये उसके वही बाद वाली फिर बात कुछ है कि नहीं। जिसने कराची में ड्राइव कर ली वो दुनिया हाँ, में कहीं भी कर सकता या वो कहीं भी नहीं कर सकता क्योंकि वो ऐसा वो है ना, गालिब का एक बस मिसरा है, मुश्किलें इतनी इतनी पड़ी बड़ी मुझ क्या पर कि क्या आसा हो गई। आसान लेकिन हो यार ये गया। तो हम 78 साल से यही बातें करते आ रहे हैं ना, मतलब इसको भी तो बदलने की हाँ, ज़रूरत है। वो शायद हमने हम नहीं चाहते कि हम गालिब के वो शेर को भूलें। अच्छा मुझे अनस इसलिए साहब, मुझे एक चीज़ बड़ी अहम है जो सवाल पूछना है मुझे आपसे, कि जैसे अभी आपने कहा कि मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि केसेस हैं, और उसके अंदर और आपकी कंपनी और शायद 2-3 और कंपनीज होंगी जो ये कर रहे होंगी, सर्विस प्रोवाइड कर रही होंगी। अब इसमें एक बहुत बड़ा मसला यह है कि एक चीज़ है प्रोफेशनल अंदाज से करना, एथिकल अंदाज से करना। एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कमर्शियल एंटिटी, इट इज़ देयर फॉर प्रॉफिट एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन मेकिंग प्रॉफिट, क्योंकि आपने उसको सस्टेनेबल करना है। ये चैरिटी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उसको सैलरीज देनी है, तो उसको आप एक अपनी सर्विस को आप चार्ज करते हैं। लेकिन क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं, हम एक पर्टिकुलर एंगल से हम दोनों सोचते हैं, ऐसा बहुत इसके अंदर रूम है कि इस चीज़ को एक इनजेन्युइन और डिसऑनेस्ट तरीके से भी किया जाए, और मार्केट को जो सर्विस है वो ख़राब प्रोवाइड की जाए उन लोगों को जो पहले से वल्नरेबल हैं। आप इस इंडस्ट्री में हैं और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई और फ्रेमवर्क और होना चाहिए कि जो भी लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में आ रहे हैं उन्हें पता हो कि व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर कैटरिंग टू अ पर्सन हु इज ऑलरेडी हु हैज़ ऑलरेडी वेंट थ्रू समथिंग, एंड वो उसका केस और ख़राब हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली होनी चाहिए। एक एक नहीं, इनोवेशन को रूम रिस्ट्रिक्शन देना होनी चाहिए। चाहिए, रेगुलेशन होनी हाँ, चाहिए। रेगुलेशंस तो हैं पाकिस्तान में, आपको पता है वी आर मतलब हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रेड टेप हो। रेड टेप्स तो बहुत सारे हैं और रेगुलेशंस भी वही हैं, रिस्ट्रिक्शन हो गए और ना वो तो। लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होती ना। अब जैसे आप पाकिस्तान में शायद इंक्रोचमेंट्स और ये सारे लॉज हैं, लेकिन आप देखें मुल्क का क्या हालात हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तमाम ऐसे इदारे मौजूद हैं जो इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करते हैं, दे प्रोवाइड यू सर्टिफिकेशंस और वो तमाम चीज़ें, और इट्स एक्सपेंसिव प्रोसेस एज वेल। लेकिन जो लोग आपको जैसे डेंटिस्ट हैं, आप कराची में सदर चले जाएं तो आपको वहाँ पे भी ऐसे जी। डेंटिस्ट मिल जाएंगे जो रोडों पे बैठ के काम कर रहे हैं। आप उनको खैर डेंटिस्ट तो नहीं बोल सकते, वो उनके लिए तौहीन है, लेकिन एटलीस्ट वो उनके लिए कुछ नहीं, कर रहे हैं। हमारे लिए हाँ, तौहीन है। हमारे लिए तौहीन है। लेकिन जो है वो छेनी और हथौड़े से दांत ठीक वो करना काम चाह रहे हैं। कर रहे हैं और उसको उनको कोई नहीं रोक रहा। तो वो तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस तो हैं, बट आई थिंक उस पे इम्प्लीमेंटेशन की अच्छा, इन्होंने मसला कहा है। लोकल कॉम्पिटिटर्स, तो आपके लोकल कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट करते हैं। देखें, लोकल कॉम्पिटिटर्स तो हम उनको नहीं कह सकते, बिकॉज़ वो क्योंकि इसमें दो मसले हैं। हमने इसको हमेशा से सोशल एंटरप्राइज बिल्ड किया है। वही आपकी बात कि अगर कोई ऐसा इदारा जो कि अपनी सस्टेनेबिलिटी पे काम नहीं कर रहा, तो वो कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम पैसों में और बुरे से बुरी क्वालिटी दे दो। और उसी की वजह से आप देखते हैं हर जगह जो मेडिकल डिवाइसेस जो लेट्स सपोज ये प्रोस्थेटिक्स जो दिए जाते हैं, उसकी क्वालिटी इतनी बुरी होती है जिसकी वजह से शायद एक तस्वीर तो अच्छी आ जाती है उनकी कि हमने इस शख्स को लेग लगा दी है, लेकिन उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी बैकबोन जो है वो ख़राब हो जाती है अगर उसकी लेग सही नहीं है, उसका पूरा बॉडी का पॉस्चर ख़राब हो जाता है, उसकी पूरी मतलब समझ लें जितने पैसे उसने लेग को लगाने के लिए बचा लिए वो अब पूरी ज़िंदगी हॉस्पिटल में दे देगा। यानी एक एक हादसा उसके साथ हुआ, जुल्म आपने कर दिया। फिर उसके बाद उसके दूसरी बात ये है कि अगर आपके उसका जो सॉकेट होता है जो प्रोस्थेटिक का होता है,
उसमें बैक्टीरिया आ जाता है क्योंकि वो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसमें जो मेडिकल ग्रेड नहीं होता, जो सर्टिफाइड नहीं होता, उसकी वजह से दोबारा से उनकी एम्पुटेशन होती है। तो जिस शख्स की टांग किसी वजह से समझ लें थोड़ी सी कटी होती है, वो 10 साल के बाद पूरी टांग कट जाती है ओहो! और फिर वो घर बैठ जाता है क्योंकि उसके या पास अल्लाह! और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये चैलेंजेस जो हमारी सोसाइटी के अंदर हैं, ख़ास तौर पे जो ऐसी क्वालिटी देना और ऐसी ख़राब चीज़ देना जो शायद आपको तस्वीरों में और वीडियो में तो अच्छी लग रही होती है, लेकिन जब आप बॉटम डाउन द लाइन देखते हैं उसको, तो आपको पता चलता है कि ये बहुत ही लोगों लेकिन के साथ दैट जुल्म ब्रिंग्स है। बैक टू द सेम क्वेश्चन है ना जो मैंने किया है, तो इसका मतलब है कि इधर एक कोताही हो रही है और वो लोग सफ़र कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि यार वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। 18th अमेंडमेंट के बाद मेरा ख्याल है हेल्थ चला गया है सिंध गवर्नमेंट के पास, नहीं, सूबों के पास, सब तमाम यानी सूबों के तमाम पास, सूबों के हाँ। पास। तो हमारे पास हम कराची में बैठे हुए हैं, तो फिर सिंध गवर्नमेंट देख रही होगी और ये हेल्थ मिनिस्ट्री देख रही होगी। मैं आपका वर्ड ले रहा हूँ कि लॉज बने हुए हैं, लेकिन फ्रेमवर्क के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा और कैसे हो सकता है? उनको फँसाओ देखें नहीं वैसे ज़्यादा तो यार। मैं चाह रहा हूँ। नहीं ये सिंध आपको फँसाने वाले सवालात नहीं शुरू कर नहीं दिए सिंध इन्होंने। गवर्नमेंट ये में बहुत कीमती आदमी है, इन्होंने और भी काम जस्ट करना है अभी। एडिंग द वैल्यू इनटू इट, सिंध गवर्नमेंट का अपना एक बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है SIPMR के नाम से। दे आर डूइंग दिस वर्क फॉर लाइक शायद हमने जब शुरू किया उससे पहले से कर रहे हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, वेरी प्रोफेशनल लोग भी ट्रेन करते हैं वहाँ पे। अब होता ये है कि यूजुअली एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी गवर्नमेंट होगी तो बुरी होगी और काम नहीं हो रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं अगर आप मतलब झाके देखें तो हो रहे हैं बहुत जो ज़बरदस्त काम कर सही रहे हैं, वेरी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं जो कि सर्टिफाइड डॉक्टर्स, उनको PNOs कहा जाता है, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स स्पेशलिस्ट, जो इन प्रोस्थेटिक्स को इंस्टॉल करने की डिग्री लेते हैं, 4 साल पढ़ते हैं उसको और वेरी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। लेकिन जो चैलेंज आता है वो उन लोगों के साथ आता है जो ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे वो हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट ओन्ड हॉस्पिटल है और वो चल रहा है, वो और भी जगहों से सर्विसेज लेते हैं बट वो एक चल रहा है, इदारा चल रहा है। प्रॉब्लम उनके साथ आती है जिन्होंने सिर्फ कुछ मार्केटिंग के लिए एक छोटी सी NGO बना ली और एक अनप्रोफेशनल लोग हायर कर लिए और ढूंढा कि भाई ये 100 रुपये की चीज़ थी तो हम 10 रुपये में कैसे कर सकते हैं, तो वो कहीं कचरे वाले से उसको सामान ले लिया, कुछ कहीं से ले लिया, उसको मिला जुला के उन्होंने एक बुरी सी टांग बना के अच्छा, उसको दे दी। इतना बुरा भी हो रहा है? तो इसी तरह से हो रहा है। तो वो जो प्लास्टिक जो आप वेस्ट कर देते हैं उसको कुछ मोल्ड करके बना बताओ, लिया, तो तो सेप्टिक, वो तो सेप्टिक हो सकता है उल्टा। तो ये और वो आप जब वीडियोस देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो शायद आप बोलें कि हाँ ये बंदा चल पा रहा है, लेकिन आप उससे ये पूछें कि वो कितना अरसा चल पाया। और तो फिर मज़ीद जो बीमारियाँ उसको हाँ, भी तो लगेंगी। यहाँ पे चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी अपनी तरफ से जो कर सकती है वो कर रही है, अच्छा। लेकिन ये जो छोटे-छोटे इंस्टीट्यूशंस सो कॉल्ड बन गए हैं, उन्होंने जितना लोगों के कंट्रोल साथ करने की जुल्म किया है, तो ज़रूरत है। इसका बहुत हल ज़्यादा है। ये नहीं है कि जैसे आप एक प्रोफेशनल हैं और आप ये काम कर रहे हैं सर्टिफाइड और तमाम चीज़ें प्रोफेशनल, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि चीज़ फंक्शनल स्मूथली हो, तो आप लोगों के किसी तरीके से कोई कोऑपरेशन हो, कोई चीज़ एक प्लेटफॉर्म पर कि जहाँ पे ये चीज़ें ना हों। देखें ये तो वी आर देयर, मतलब हम उनके साथ हैं, वी आर वर्किंग विद दैम, हम डिफरेंट गवर्नमेंट पाकिस्तान की डिफरेंट प्रोविंसेस के साथ काम कर रहे हैं और विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स जो भी उनकी सर्टिफिकेशंस होती हैं वो सारी मीट करने के बाद कर रहे हैं, जब भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे स्केल और एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी हैव दोज फ्रेमवर्क्स अलाइंड। अब ये तमाम फ्रेमवर्क्स जो हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वही बात है कि ये तो चलें, फिर भी एक प्रोस्थेटिक इंडस्ट्री है। जब आप छोटे छोटे क्लिनिक्स देखते हैं डॉक्टर्स के जो जाली डिग्रियां लेके बैठे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी लोग रश लगा के वहाँ पे जगह गए हुए होते हैं, तो उनको कोई नहीं रोक पा रहा। तो ये मैं समझता हूँ जो बहुत ही इंडिविजुअल हैं, स्पेशलाइज्ड काम है तो जो विक्टिम्स हैं, हाँ, जिनके साथ ये हुआ है या जिनको एक बुरी चीज़ दी गई है, और वो भी अनफॉर्चुनेटली किसी और से डोनेशन लेके दी गई है, तो आई थिंक उन लोगों को चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कैसे करें? आई थिंक आप Call out करने? आइडेंटिफाई तो इस तरह से वो आपको नहीं कर रहे हैं, वो सेफ खेल रहे हैं। नहीं वो ये कॉल आउट ना करें, वो कह रहे हैं विक्टिम्स नहीं, हैं असल में जिसके एक साथ नहीं है ना, देयर मैनी, तो उनको करना भी चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट, देखिए ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इनको मेरे ख्याल से उस तालाब में नहीं उतारना चाहिए हमें।
क्योंकि ये इनका शायद कहने का मकसद ये था कि जिनके साथ ऐसे हादसात हुए हैं, धोखा हुआ है, उनको चाहिए कि वो कॉल आउट हाँ। करें, जाके पुलिस में कंप्लेन करें, कोर्ट मूव करें। कंज्यूमर लेकिन हाँ, कंज्यूमर देखिए असल में हमें अपने राइट्स का नहीं पता ना। जी एग्ज़ैक्टली। अगर आपको आई थिंक जैसे आप लोग एज ए जर्नलिस्ट हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग कोशिश कर रहे होते हैं वो लोगों को अवेयर कर रहे होते हैं उनके राइट्स के बारे में। और मतलब बड़े अच्छे वकील हैं, मेरे एक दोस्त हैं, हमारे साथ पॉडकास्ट भी कर चुके हैं 2-3 दफ़ा, अली जाफ़री साहब, तो वो कंज़्यूमर प्रोटेक्शन लॉज़ पे काम कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को चाहिए कि भई हौसला करें, अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी ने धोखा दिया है तो उस पे आवाज़ उठाएँ। अच्छा, आपने बात की पैसे कम करने की, कॉस्ट कम करने की, माशाल्लाह से आप लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कॉस्ट कम किया। इवन आपके जो चाइनीज़ कॉम्पिटिटर्स हैं, वो मुझे बता रहे थे कि वो भी आप लोगों से इस मामले में महँगे ही बना रहे हैं। तो डेफ़िनेटली मैं आपकी सीक्रेट रेसिपी तो नहीं पूछ रहा, लेकिन आपके पास ऐसे ही क्या जो है वो मैजिक आया? आपका टेक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपने किस तरह से ये मेक श्योर किया कि क्वालिटी भी हो और फिर उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी हो? सो देखिए जब हम कोई भी चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं ख़ासतौर पे टेक्नोलॉजी जब हमने लिम बनाने की कोशिश की तो हमने ये सबसे पहले मटेरियल की बचत के ज़्यादा हमने ये सोचा कि उसके प्रोसेस को कैसे स्मूथ इन किया जाए। मतलब कहाँ कम से कम लोगों की इंटरवेंशन जो है मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो मशीन से लिया जाए और डिजिटल किया जाए ताकि जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो फिर आपका ओवरऑल पड़ रहा होता है। फिर क्वालिटी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे दिन शायद आपने उस तरह से डिलीवर नहीं किया जिसकी वजह से हमारी क्वालिटीज़ बहुत ख़राब होती हैं। तो हमने फ्रॉम द डे फर्स्ट टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया। जितना भी कर सकते थे, मिनिमम कर सकते थे लेकिन उसको किया और अभी भी कर रहे हैं। मतलब अभी भी हमारी जर्नी स्टॉप नहीं हुई है, वी आर स्टिल मूविंग ऑन और अब तो हम वी आर बिल्डिंग एआई लिम्ब फैक्ट्रीज जो जो एक कंटेनर के अंदर होगी एंड वो कंटेनर की फैक्ट्री जो है स्टैंडर्ड कंटेनर की फैक्ट्री जो सोलर पावर्ड है और स्टारलिंक से कनेक्टेड है और उसको हम पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय करेंगे और मतलब वी हैव दैट विजन। तो हमने उसके लिए मतलब काम करना शुरू किया हुआ है और उसका भी मकसद यही है कि वो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा कम हो और प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा हो कि जो लोग हैं उनको उन्हीं की जगहों पे वो चीज़ मिल सके। आपने स्टारलिंक की बात की तो मैं देख रहा था कि आपने आयरन मैन को फीचर किया बच्चों के लिए, एल्सा जो डिज़नी का कैरेक्टर है। तो ये आइडिया कैसे आया? और इससे देखते हैं बच्चों को फ़ायदा होता है, उनके अंदर ज़रा एक सेंस ऑफ रेलेवेंस पैदा होती है आपके काम से? जी बिल्कुल डेफ़िनेटली क्योंकि बच्चों का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो यही है कि जब वो स्कूल जाते हैं और हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी है वो मतलब अभी तक हम डिसेबिलिटी के बारे में इतने अवेयर नहीं हैं। तो जब वो जाते हैं तो उनको बुली किया जाता है, उनको अजीब-अजीब नाम से बुलाया जाता है, तो वो बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम किसी बच्चे को एक आयरन मैन का आर्म दे देते हैं, तो वो स्कूल में आप उसको जितना भी डिसलाइक करें, आप उसको आयरन मैन ही बोलेंगे। मतलब आप उसको कुछ और नहीं बोल सकते। तो उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हुआ और वो हमेशा जब भी अपने फ्रेंड सर्किल में जाने जाते हैं तो वो आयरन मैन बॉय के नाम से या एल्सा गर्ल के नाम से इस ये तरह बहुत से। अच्छा आइडिया तो आपका। उससे जो है पेरेंट्स बहुत खुश हुए, पेरेंट्स को एक रिलीफ मिला क्योंकि उनके बच्चों में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बिल्डअप हो गया। मैं यूएई गया तो मैंने वहाँ पे बोर्ड्स पे देखा लिखा हुआ पीपल विद डिटर्मिनेशन, तो मैंने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो उनके लिए बड़ी अच्छी इस्तेलाह निकाली। तो ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है कि जहाँ पर ज़ाहिर है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो उसको अब सोशली आपने कैसे अपलिफ्ट करना है। एक सवाल तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा जो मेरा और आपका एक ताल्लुक है दूर का, एनईडी यूनिवर्सिटी में आपने इंक्यूबेशन सेंटर में कुछ वक्त गुजारा, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? आई थिंक इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो हर स्टार्टअप्स को या हर छोटे बिजनेस को जो जिसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का उसको ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए। यूजुअली लोग समझते हैं और हम भी यही समझते थे जब हम काम कर रहे थे तो हमें लगता था कि शायद ये हमारे लिए नहीं है और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं लेकिन आई आई ट्रूली बिलीव कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके बहुत मेजर डिसीजंस जो आप सोच रहे होते हैं उनको पिवट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और वो सिर्फ एक इदारा नहीं करता या एक शख्स नहीं करता, वो एक इकोसिस्टम होता है। उसमें आप हज़ार लोगों से मिलते हैं तो कोई आपको कोई एडवाइस देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सारी एडवाइस ही ले लें, लेकिन जो की एडवाइसेज़ हैं वो आपके ओवरऑल बिज़नेस को शेप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और लेकिन बस उस एडवाइस जो भी आपको मिले और अगर अच्छी मिले तो उस पे ऑनेस्टली फ़ॉलो करें, तभी उसका असर होगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान का स्टार्टअप कल्चर तो ऑफ हो गया है और जो हालात हम देख रहे हैं इकोनॉमी के, फाइनेंस के, तो आपको लगता है कि दोबारा से ये स्टार्टअप कल्चर है, दोबारा से पेस पकड़ेगा, दोबारा से अच्छी खबरें आएँगी?
देखिए स्टार्टअप पाकिस्तान में शुरू से होते आ रहे हैं। मतलब शान की एग्जांपल ले लें, नेशनल फूड्स की एग्जांपल ले लें, आर्टिजन ये जो डेनिम्स बनाते हैं, सूरती जो है, ये जितने भी बिजनेसेस आज आपके सामने हैं, ये सब वही हैं जो कि एक छोटे जगह से स्टार्ट हुए और आज पूरी दुनिया में अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप रिसेंटली एक बड़ा एक फैंसी वर्ड है। टेक्नोलॉजी है ना हाँ, कि लेकिन एक्सपोनेंशियल हाँ, ग्रोथ हो, बट टेक इन्वॉल्व देखिए हो। टेक तो वो भी मतलब देखें ना, अब एक लेट्स सपोज शान फूड अगर मसाले बना रहे हैं तो वो इतनी फैक्ट्री या उसकी सप्लाई चेन, उसकी बहुत सारी चीज़ों में इतनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी जिसकी वजह से वो इतने वॉल्यूम पे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो स्टार्टअप ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है लिमिट करें डेफिनेशन तक। हाँ, लेकिन सही। अगर वो उसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का, अच्छी बात है। अगर वो टेक्नोलॉजी, अब फॉर एग्जांपल हम बायोनिक लिम्स बना रहे हैं, कन्वेंशनली पहले भी बनते ही होंगे, कोई लकड़ी से बनाता होगा, लेकिन हमने उसमें टेक्नोलॉजी डाल दी है तो नाउ इट्स मोर अच्छा, स्केलेबल। ये मुझे बताएं कि जैसे अगर एक फैमिली है और उन्हें ये सर्विस चाहिए, अब उनको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, अब उनके पास कई ऑप्शंस हैं, उनमें से कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, आपकी कंपनी और होंगे, एक दो और कंपनीज होंगी, और साथ में कुछ बुरे ऑप्शंस भी हैं कि जो केस को ख़राब कर सकते हैं। अब उनको वो रिसर्च करना, उस प्रोसेस से आना कि यार ये जो सर्विस मुझे अपने फैमिली मेम्बर के लिए, दोस्त के लिए चाहिए, तो व्हाट्स द बेस्ट थिंग कि हम उसको दें वो सर्विस, तो वो कैसे रिसर्च करे उस कंपनीज़ की। मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे आपने बताया कि केस ख़राब भी हो सकते हैं और केस अच्छे भी हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स हर एक के चाहेगा कि केस अच्छा हो। तो वो जैसे हम एक डॉक्टर के लिए हम जो करते हैं, सर्वे करते हैं, इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए कैसे सर्वे किया जाए? आई थिंक हर चीज़ के लिए जस्ट सेम प्रोसेस। आप इवन अगर आप कहीं अच्छी जगह खाना खाने प्लान भी कर रहे होते हैं तो आप उससे पूछते हैं जो वहाँ पे पहले खाना खाकर आ चुका होता है। तो हमारी जो कम्युनिटी है, जो 1000 लोगों की कम्युनिटी है, सो वी डू मीटअप्स। हम पूरी कम्युनिटी के डिफरेंट सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारे जितने भी यूज़र्स हैं वो आपस में मिलते हैं। और अगर किसी शख्स को प्रोस्थेटिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी होती है तो हम उसको उसी के शहर के अंदर वहाँ के यूज़र्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि आप उनसे मिलें, आप उनसे बात करें। हो सकता है कि शायद आप कहें कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे जैसा बनाया मैं वैसे ही ठीक हूँ। प्रॉबेबली बहुत सारे ऐसे लोग हो भी सकते हैं जो विद टाइम उन्होंने अपने आप को सोच लिया है कि बस अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन आप उनसे मिलते हैं, जब बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, दिस इज़ एडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ। आप इससे क्या-क्या कर सकते हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। और यूजुअली हमारे पहले तो हम काउंसलिंग करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते। हमारे यूज़र्स इटसेल्फ जो हैं, जितने भी यूज़र्स हैं, वो खुद काउंसलिंग करते हैं। इवन जो गवर्नमेंट्स के साथ जब हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए तो उन केसेस को या उन चैलेंजेस जिनके जो सवाल गवर्नमेंट के पास थे, तो उनके जवाब हमने नहीं दिए थे, वो हमारे यूज़र्स ने यूज़र्स दिए ने थे। दिए। तो अच्छा, अब ये तो मैं समझ में आ गया। लेकिन अभी आपने बात की कि अभी एआई भी आ रहा है इसके अंदर, और ऑलरेडी है। ऑलरेडी है, तो पाकिस्तान के अंदर आ गया या फिर अभी पाकिस्तान में आने में टाइम लगेगा? नहीं, सो हम तो यूज़ कर रहे हैं। ये कर सही रहे है। हैं। सो वी आर ऑलरेडी यूजिंग एआई इन मल्टीपल स्टेप्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसके साथ जो लिम है वो दिखने में शायद आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन उसमें उसके अंदर मशीन लर्निंग है, उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर उसका अपडेट कर रहे होते हैं तो ये विद टाइम। प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है। 15 से 20 साल के बाद एज अ प्रोफेशनल आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हम इस इंडस्ट्री में कहाँ खड़े हुए होंगे? देखिए 15 से 20 ये साल एचआर वाला क्वेश्चन कर लिया। नहीं, लेकिन 15 से 20 साल देखें, टेक्नोलॉजी जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो बायोलॉजिकली वीक होती है, और जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव करते हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान इम्प्लांट्स जिस तरह से हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ प्रोस्थेटिक्स। जो लोग नी इम्प्लांट्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोग आप देखेंगे 50 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स के बाद हर तीसरा बंदा जो है वो नी इम्प्लांट्स करवा रहा है, बिकॉज वो वॉक नहीं कर पा रहे, तो उनकी नीज़ जो हैं, जो उनकी बायोलॉजिकल नीज़ थी, वो कमज़ोर हो गई हैं। इसी तरीके से जो प्रोस्थेटिक्स हैं, जो लिम्स हैं, वो आने वाले टाइम में इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि जब आपको लगेगा कि आप अपने सही हाथ से काम नहीं कर पा रहे, तो वो आपकी बॉडी के साथ इतना अच्छा इंटीग्रेट हो जाएंगे कि शायद आप वॉलंटियरली वो मजा नहीं आ लिम्स रहा ऑप्ट हाथ करें। में। हाँ, हाँ, हाँ बिल्कुल। चाहिए। और नया हाथ आप लगा लिया। देखेंगे वैसे वो जो होमोड्यूस वाला जो सारा कॉन्सेप्ट है वो हरारी की किताब भी है, ये तो होगा। मैं वो अपने बदलवा रहे होंगे सारे मैं एक चीजें। शख्स से मिला था जनीवा के अंदर रिसेंट एआई फॉर गुड कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उन्होंने इम्प्लांट्स करवाए हुए थे अपने सर में, और वो मुझे बता रहे थे कि मेरे सर में सेंसर्स लगे हुए हैं, और जब मैं रात को सोता हूँ तो मेरी तकिया में चार्जर है, तो मैं जब सोता हूँ तो वो चार्ज होते हैं, और उससे उनको जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उनके जो
वो खुद तो व्हील चेयर पे थे, लेकिन उनके ऊपर टेस्टिंग्स हो रही थी कि एक फुली रोबोटिक आर्म उनके साथ रखा हुआ था और वो उससे फील कर पा रहे थे कि उन्होंने बिस्किट पकड़ लिया, चाय मतलब है, या अगर कोई सॉफ्ट चीज़ है तो उसको क्रश ना करें, और ही वॉज एबल टू फील एवरीथिंग इन हिज ब्रेन कि मैंने ये चीज़ पकड़ ली, नहीं पकड़ी। ऑल्दो उसका साइज़ इतना बड़ा था लिम का कि शायद वो अपनी बॉडी पे लगा नहीं लेकिन सकते, वो लेकिन आहिस्ता कम हो जाएगा। जैसे पहले कम हो जाएगा तो फिर मोबाइल था। मोबाइल क्या, वो मॉनिटर इतने बड़े होते थे, वो सो सीपीयूज हम पढ़ते थे आप लाइन। इमेजिन हाँ। करें कि फिर उस हाथ से आप मतलब फाइन मूवमेंट्स भी कर हम्म। सकेंगे और सारी बस चीज़ें कर वो सकेंगे। आपको देख के मुझे वो वाला एक मिस्सा याद आ रहा है, इकबाल का हाथ है अल्लाह का बंदा है मोमिन का हाथ। तो यार आपके लिए बहुत दुआएं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फ़ख्र है हमारा। अब ये पहले ना वो पीटीवी के ज़माने में और वो अखबारों में ऐसे ही कह देते थे फ़ख्र है कौम व मिल्लत, लेकिन वाक़ईतन आज आपको देख के फ़ख्र, और बल्कि मुझे बहुत अरसे बाद किसी पाकिस्तानी को देख के ना फ़ख्र महसूस हुआ। एक बड़ी अजीब सी मेरे अंदर एक फीलिंग आई, क्योंकि आजकल इतनी चीज़ें बुरी बुरी पाकिस्तान के अंदर हम सुनते हैं, सोचते हैं, देखते हैं कि वो, और बहुत से ना क्लीशे चीज़ों को बिला वजह में ग्लोरीफाई कर देते हैं, बहुत से फजूल कामों को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं। तो ये काम करने का है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है बहुत लोगों की दुआएं, मैंने जब से वो स्टोरी पढ़ी मुझे ये बात का शुक्रिया अदा करूँगा, इन्होंने मुझे बताया आपके बारे में, उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, तो उस वक्त से मैंने तो बहुत दुआएं की आपके लिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे, मज़ीद लोगों के लिए आप जो है वो मशाल राह बने, और लोगों की जो फलाह का काम करना अल्लाह कबूल करे। एक पॉडकास्ट आपके साथ हम एक और हमने चैनल अपना शुरू किया OTS एड टेक, उस पर करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो ये टेक्नोलॉजी है, टेक साइड, इसको समझने की कोशिश करें। और जो स्टार्टअप की आपकी डेफिनेशन है, इस पर ज़रूर डिबेट करना चाहूँगा आपसे मैं, क्योंकि जो है ना वो हमारे वो मामा बैठे होंगे वहाँ पे, वो स्केलेबिलिटी वाला पॉइंट जो है वो, लेकिन वो अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। बात। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच, अनस थैंक भाई। यू। इनके लिए बहुत दुआ करें, और जैसे भी आप इस कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं ज़रूर करें। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि हम गाज़ा के लिए क्या करें, फ़लस्तीन के लिए क्या करें। नाउ यू हैव अ वे।